हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास वेरी वेरी मोस्ट होने वाली है। ये सेकंड क्लास आपकी, जिसके अंदर हम ईवीएस यानी इन्वायरमेंट के वो पैडागॉजिकल क्वेश्चन करने वाले हैं जो सीटेट में खूब ज़्यादा पूछे जाते हैं और जो आपको परेशान करते हैं। तो पैडागॉजी के वो शानदार क्वेश्चंस की ये क्लास, जिसे हम मस्ती से करने वाले हैं और एक एक चीज़ आपको समझ आने वाली है। तो बेहतर ढंग से तैयार करेंगे, क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ सेकंड क्लास आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप एक समझ बना सकते हैं, क्योंकि सीटेट में पैडागॉजी के क्वेश्चन इसी तरीके से सेम पैटर्न होता है। क्वेश्चन देखिएगा पहला क्या है, और एक से बढ़कर एक क्वेश्चन इसी क्लास के अंदर आपको मिलने वाले हैं। ईवीएस में निम्नलिखित में से अधिगम के यानी लर्निंग के जो सामुदायिक संसाधन हैं, यानी दोस्तों कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं, इनके एग्जाम्पल कौन से हैं। भाई, कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होते हैं ये पता है आपको, यानी जो मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनको जो ईवीएस को समझने में मदद करें। ठीक है, कम्युनिटी रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं आपका, जैसे मैं टीचर हूं, चूंकि आप इस वक्त मुझसे पढ़ रहे हैं, तो ये शिक्षक क्या है, एक सामुदायिक संसाधन है। जैसे आपका कारपेंटर हो गया, या आपका कोई भी शॉपकीपर हो गया, टीचर हो गया, पेरेंट्स हो गए, ये सब क्या है, सामुदायिक संसाधन है। और ये ईवीएस में ईवीएस सीखने के बेहतरीन संसाधन है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप समझ चुके हैं सामुदायिक संसाधन क्या होते हैं। तो देखिए, मोबाइल फोन, समाचार पत्र, विज्ञापन, जी नहीं, ये आपके सामुदायिक संसाधन नहीं है। विश्वविद्यालय, रेडियो, कंप्यूटर, ये भी आपके सामुदायिक संसाधन में नहीं आते हैं। बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक, माता पिता, बिल्कुल सही बात है आपका। मैंने कहा कारपेंटर हो, शॉपकीपर हो, या आपका शिक्षक हो, या कोई ऑटो चलाने वाला हो, ये सारे यानी ड्राइवर जो हो, तो ये सारे आपके क्या होते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये वाला तो रॉन्ग ही है, तो यानी सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे कम्युनिटी रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। ठीक है, बेहतर क्लास, एक विस्तृत क्लास भी करवा दूंगा इस पर, ताकि आपकी बेहतर समझ विकसित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक रोहन है जो शिक्षक है, जल संरक्षण यानी वाटर कंजर्वेशन एक उनका विषय है। इस पर वो रोल प्ले का आयोजन करना चाहते हैं। कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन को आयोजित करने का पर्पस क्या हो सकता है। जैसे आप शिक्षक हैं, आप बच्चों से क्या करते हैं, वाटर कंजर्वेशन पर एक रोल प्ले का आयोजन करना चाहते हैं, तो आपका पर्पस क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन कहता है कि वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहते हैं। वह विद्यार्थियों को समाज में जल के संरक्षण के विषय में जानकारी के अभाव से अवगत कराना चाहते हैं। देखिएगा, पैडागॉजी में एक से ज़्यादा भी क्वेश्चन मतलब जो ऑप्शन होते हैं वो आपको सही लग सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वो ABC करके नहीं है, सिंपल एक ही चूज़ करना है, तो उसमें सबसे बेस्ट आपको चूज़ करना होता है। अब इसमें देखिएगा, वह भूमिका निर्वहन द्वारा विद्यार्थियों में विश्वास का स्तर ऊपर उठाना चाहते हैं, नहीं, ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। वह जल संरक्षण के विषय में विद्यार्थियों के विचार जानना चाहते हैं, जिससे वह क्या कर सके, जिससे वह उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। चलिए ठीक है, तो यहाँ आपको 3 लगभग सही लग रहे हैं, एक को चूज़ करना है ना, ये मैंने कैंसिल कर दिया। अब क्या चूज़ करना है, देखना, ईवीएस में सेंसिटिव बनाना, बच्चों को संवेदनशील बनाना किसी भी चीज़ के प्रति, चाहे वो आपका वाटर के प्रति हो या प्लांट्स के प्रति हो, ये आपका सबसे बेस्ट होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जहाँ संवेदनशील मिल जाए तो वहाँ आपका बेस्ट क्या होगा, सेंसिटिव बनाना, संवेदनशील बनाना। तो ये इसलिए आपका ऑप्शन ए क्या है, परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति सेंसिटिव अगर बच्चा बनेगा तो ये सारी चीज़ें उसमें अपने आप ही आ जाएंगी। ठीक है, तो ए वाला परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है, अगला क्वेश्चन लेंगे, एक आकलन उपकरण यानी आपके असेसमेंट टूल जो है, जो ना केवल एक सर्वोत्तम बल्कि बच्चों के सभी प्रकार के कार्यों या समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्रित करता है, वह कौन होता है। इनमें से आपको बताना है पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल, या उपख्यानात्मक रिकॉर्ड, जिसे एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी बोलते हैं, या रूब्रिक। रेटिंग स्केल क्या है दोस्तों, रेटिंग स्केल कुछ इस तरीके की स्केल होती है, जैसे आप मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए कि किसी बच्चे का निकालना है आपको कि वो पुअर है या एवरेज है या बेस्ट है या कुछ भी है ना, तो उस पर रेटिंग स्केल पे नंबर दिए जाते हैं, मतलब रेटिंग स्केल के माध्यम से ये तय किया जाता है। तो ये समझ गए। अब पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो इसमें बच्चे से संबंधित सभी रिकॉर्ड रखे जाते हैं पोर्टफोलियो में, इसलिए क्या है, यही वाला आपका सही हो जाएगा।
एनेक्डोटल रिकॉर्ड की अगर बात करें दोस्तों, तो ये ऐसा लिखित विवरण होता है जिसमें किसी खास व्यवहार या घटना के बारे में जानकारी दी जाती है और इसमें सारी आपकी जानकारी A to Z विद्यार्थी से संबंधित स्टूडेंट से वो रखी जाती है। तो पोर्टफोलियो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है। कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना। क्वेश्चन समझ लीजिएगा कि ईवीएस के अंदर जो है सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है। ठीक है, विद्यार्थियों को अगले स्तर में भेजने के लिए वार्षिक परीक्षाएं लेना, ये बिल्कुल आपका निगेटिव हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के निष्पादन के स्तर को याद करने के लिए अर्धवार्षिक परीक्षाएं जहां पर भी होंगी आप निगेटिव ले लेंगे उनको, उस ऑप्शन को नहीं लेना है। नेक्स्ट है अभिभावकों को उनकी उपलब्धियों के विषय में बताने के लिए प्रत्येक इकाई के अंत में परीक्षा लेना। देखिए परीक्षा जितनी भी है कैंसिल कर दीजिए। क्या है, सीखने का आकलन दोस्तों एक उदाहरण है, जैसे वर्कशीट के द्वारा अपने स्टूडेंट को कह दे कि एक मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना, यानी जो कोस्टल स्टेट हैं जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इनको खोजकर इनको ढूंढकर बताओ बेटा। तो ये क्या है, ये एक बेहतर उदाहरण है, एग्जाम्पल है पर्यावरण में सीखने का आकलन करने का। ठीक है, तो यहाँ ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक ईवीएस के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेके जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं, उनका उद्देश्य शिक्षक का क्या होता है। बच्चों को जानवरों के संरक्षण यानी प्रोटेक्शन के प्रति संवेदनशील बनाना, बच्चों को मज़ेदार तरीके से सीखने का मौका देना, परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना, या बच्चों में पशुओं को पालने के कौशल को विकसित करना। किसे चूज़ करना पसंद करेंगे, तो मैंने कहा अगर सेंसिटिव दोस्तों आता है तो सेंसिटिव वाला ही चूज़ करेंगे। ठीक है, तो उद्देश्य क्या होना चाहिए कि बच्चों को जानवरों के जो प्रोटेक्शन है उसके प्रति, जानवरों के प्रति सेंसिटिव बनाना कि जानवर क्या हैं, जानवर हमारी धरोहर है, चाहे वो जो भी जानवर हों वो हमारी क्या है, विरासत है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है एक बच्चा परिवार और मित्र विषय, ये फैमिली एंड फ्रेंड्स थीम है, 6 थीम है टोटल ईवीएस के अंदर, चैनल पर मैंने अपलोड करके रखी हैं, आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। परिवार और मित्र विषय पर सीखते समय यह नहीं समझ पा रहा है कि पौधे हमारे मित्र कैसे हैं। बच्चे को यह समझने में परेशानी हो रही कि पौधे हमारे मित्र कैसे हैं, इस स्थिति को कैसे अब टीचर हैंडल करे बताइए। क्योंकि यह पाठ्यक्रम में है इसलिए उसे अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। क्या आप कहेंगे कि ये आपके सिलेबस में इसलिए इसे पढ़ लो और काम खत्म, तो ऐसा करना नहीं है। ठीक है, उन्हें यह समझाया जाना चाहिए कि पौधे हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार हमारी मदद करते हैं। बिल्कुल सही तरीका है ये कि उन बच्चों को बताना चाहिए जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि पौधे हमारे मित्र कैसे, उनको बताइए कि वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं जिनसे हम मतलब छाया देते हैं, फल है जिससे हमारा पेट भरता है, इस तरीके से तो बच्चों की समझ बेहतर होगी और वो समझेंगे कि पौधे हमारे मित्र हैं। यहाँ से सवाल पूछना बंद बिल्कुल नहीं करना है और मित्र को कारण बताने का निर्देश नहीं देना है, तो बी ऑप्शन के साथ चलेंगे हम लोग। और नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीमती मेहरा अपने छात्रों के परस्पर संबंधों, सामाजिक विशेषताओं या गुणों का विकास करना चाहती हैं। वो अपने छात्रों में इस तरीके के गुणों का विकास करना चाहती हैं। वह अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन के साधन का उपयोग करें, कौन से असेसमेंट टूल का उपयोग करें। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं क्या लिखित प्रश्न उत्तर कराएं, तो याद रखिएगा कि लिखित प्रश्न उत्तर और याद करना ये सब चीज़ें जहाँ आएंगी वो निगेटिव होंगी, तो लिखित कुछ नहीं कराना है। चर्चा द्वारा ये डिबेट, ठीक है, आपस में डिबेट कराना, चर्चा कराना ये बेहतर होता है सीखने के लिए। आपस में बच्चे ग्रुप में बैठें या मतलब चर्चा के द्वारा सीखें तो ये बेहतर है सीखने का माध्यम। सामूहिक क्रियाकलाप यानी ग्रुप एक्टिविटी बिल्कुल सही होती है, ग्रुप एक्टिविटी। और आपका चर्चा, मौखिक प्रश्नोत्तर ये भी उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं है, तो बी और सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। जल थीम से संबंधित जो भी सामाजिक सांस्कृतिक जो मुद्दे हैं उनको प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है क्या, रोल प्ले के द्वारा। ठीक है, मानते हैं रोल प्ले बेहतर है। ठीक है, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, ये भी सही हो सकता है।
कि विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद हो, तो इन सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। फील्ड ट्रिप, ईवीएस के अंदर दोस्तों आपकी फील्ड ट्रिप सबसे बेहतर एक एक्टिविटी है सीखने की, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर मुझे बी भी सही लग रहा है और ए भी सही लग रहा है, तो क्या करें यहाँ पर डी, प्रदर्शन और गृह कार्य को नहीं लेना है, ये आपका बेकार सी बात है। तो यहाँ पर मुझे ए बी सी तीनों सही लग रहे हैं और ये आपका बिल्कुल परफेक्ट है कि ए बी सी यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है कहानियों के माध्यम से ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। अब अगर आप शिक्षक हैं, ईवीएस के शिक्षक हैं और कहानियों के माध्यम से कॉन्सेप्ट बच्चों के सामने रखते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना होगा ये बताना है। कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करनी चाहिए, यानी आप जो कहानी सुना रहे हैं उसमें कोई भी प्रकार का मतलब मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए, यानी कोई भी जेंडर स्टीरियोटाइप्स या आपका यूँ कहे कि मतलब रूढ़िवादिता समझते हैं कि लकीर का फ़कीर होना, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कहानियाँ मज़ेदार व मनोरंजक होनी चाहिए, या फिर डी कहता है कहानी ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी जुड़ाव महसूस करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा, याद ये रखना है कि यहाँ ये तीनों बातें आपकी सही हैं। मज़ेदार और मनोरंजक तो वैसे भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका ए बी डी वाला ऑप्शन थर्ड है, थर्ड ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। अब एनसीएफ ने कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत सुझाए हैं, तो अब देखिएगा एनसीएफ 2005 ने कौन से मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, इसमें कह रहा नहीं है, तो नहीं वाला देखना है। विद्यालय ज्ञान को बाह्य दुनिया से जोड़ना, बिल्कुल सही बात है। स्कूल का जो नॉलेज है इसे आपका आउटसाइड वर्ल्ड से जोड़ना, तो ये एक ठीक है, एनसीएफ ऐसा कहता है। सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परे हो, यानी ये आपको सुनिश्चित करना है कि जो लर्निंग हो रही है ये रोटन ना हो, रटंत ना हो, इन विधियों से क्या हो, अलग हो, बच्चे की समझ में आना चाहिए, ना कि रटना चाहिए। तो यहाँ पर यह भी बात सही है। परीक्षा को आसान बनाना, फ्लैक्सिबल बनाना, पाठ्यचर्या को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्यपुस्तकों तक सीमित ना रहे, बिल्कुल सही बात है। आपका जो पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए, यानी आपका बात करें तो पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए जो कि पाठ्यपुस्तकों तक सीमित ना रहे, उन्हें वास्तविक जीवन से जोड़ा जाए। तो यहाँ पर कौन सा सिद्धांत नहीं है कि परीक्षा को फ्लैक्सिबल बनाना, आसान बनाना, ये सिद्धांत नहीं है। बाकी ये सारे आपके सिद्धांत हैं एनसीएफ 2005 द्वारा सुझाए गए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की, प्राथमिक स्तर पर सामुदायिक संसाधन ईवीएस में एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम संसाधन है, क्योंकि अभी मैंने आपको पहला क्वेश्चन शायद था जिसमें आपका सामुदायिक संसाधन की बात की थी, जैसे कारपेंटर हो गया, टीचर है, या आपका शॉपकीपर है, ये सब क्या है, या पायलट है, या ड्राइवर है, ये सब कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं। और यहाँ पर बात कर रहा है कि ये महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम संसाधन है क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध संसाधन है, बताइए, या फिर बहुत सस्ते संसाधन है, या फिर इसमें बुद्धिमान और बुजुर्ग लोग शामिल हैं। तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि बुजुर्ग होगा वही यानी कम्युनिटी रिसोर्सेज होगा, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। सस्ते की कोई बात नहीं है और आसानी से उपलब्ध की भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर बात है दोस्तों बेस्ट जो कि ये वास्तविक परिवेश में सीखने का अवसर प्रदान करता है। भाई ये इन्होंने वास्तविक परिवेश में जिया है, जो भी दुकानदार होगा, जो भी कारपेंटर, टीचर होगा, ये सब क्या है, ये एक वास्तविक जो रियल आपका इन्वायरमेंट है, सीखने के अवसर प्रदान करते हैं। डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करें, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति यह नहीं बताती कि, क्या नहीं बताती है, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिलता है। ये तो आपकी पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। बच्चे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, ये भी बात सही है कि बच्चे जितना ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे, डिस्कस करेंगे, उतना ज़्यादा वहाँ पर वो चीज़ें सीखेंगे। बच्चों को खोजने के लिए बहुत जगह मिलती है, यानी खोजने के लिए जगह, इस ऑप्शन को अगर बेहतर ढंग से समझें तो बच्चों को एक मतलब खोजने के लिए, चीज़ें सीखने के लिए बहुत स्पेस चाहिए। ठीक है, तो बात सही है। बच्चे कम गलतियां करते हैं, ये वाली बात आपकी बिल्कुल गलत है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति ये नहीं कहती है कि बच्चे कम गलतियां करते, क्योंकि एरर्स अच्छी होती हैं, गलतियां अच्छी हैं, गलतियों से बच्चे सीखते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है नहीं बताती है, तो नहीं वाला सही हो जाएगा।
नेक्स्ट अगर 30 नंबर की बात करते हैं, प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त संकेतक नहीं होना चाहिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, पढ़ लिया आपने। कौन सा उपयुक्त संकेतक नहीं है? याद रखना, पूछताछ, न्याय और समानता के प्रति सरोकार या चिंता या सहयोग। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उपयुक्त संकेतक हैं, लेकिन याद रखना ये निगेटिव वर्ड है आपका और इसको कभी नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें 14 नंबर क्वेश्चन की, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। कौन सी? अंतिम अभ्यास में अधिक प्रश्न शामिल हों, क्या ये होना चाहिए? भाई अगर अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम की बात करें तो ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है कि अंतिम जो अभ्यास हो उसमें अधिक अभ्यास प्रश्न प्रैक्टिस क्वेश्चन शामिल कर दें। आसपास के वातावरण का पता लगाने के अवसर प्रदान करना, अवधारणाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। ऐसा नहीं ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो 5th तक ही पढ़ा रहे होंगे और वहाँ पर कोई विस्तृत आपको कोई लेक्चर नहीं देना है। शब्दों की सटीक परिभाषाओं पर अधिक जोर देना, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में, यहाँ शिक्षण में, ठीक है, कक्षा में निम्नलिखित प्रश्न, कक्षा में प्रश्न पूछने की तकनीक का उपयोग किया जा सकता है, इसके लिए सर्वोत्तम है। छात्रों का ध्यान आकर्षित करना, शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जगाना, व्यवहारिक कौशल को बढ़ावा देना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। भाई बात तो ये सही आपको लग रही, ये सही लग रही, लेकिन ऑप्शन एक चूज करना है। तो देखिए बेहतर ढंग से, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कक्षा में प्रश्न पूछने की तकनीक का उपयोग किया जा सकता है, इसके लिए सर्वोत्तम क्या है? शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जगाना, ये आपका क्या है? ये सर्वोत्तम है। तो बी ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में 15 क्वेश्चन एक बार फिर से मैंने कराए हैं ईवीएस की सेकंड क्लास के अंदर। मिलते हैं दोस्तों थर्ड क्लास में, और सीडीपी भी अपनी कंटिन्यू चल रही है, तो यहाँ पर चीज़ें सीखते रहेंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है दमदार तरीके से तैयारी शुरू करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।